हेलो दोस्तों, मैं लवली श्रीवास फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक 2025 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए कुछ मोस्ट ऑफ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, क्लियर है? ये हमारा जो सीरीज है कंटिन्यू चलते ही रहेगा, है ना। जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक। तो देखिएगा दोस्तों, पहला सवाल कि भाई रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित करता है बोला गया है। तो जो रेडियो एक्टिव जो भी पदार्थ होता है वो कौन कौन से कण को या कौन कौन से किरणों को उत्सर्जित करता है, ये पूछा गया। तो मेरे प्यारे भाई, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है वो आपके पास अल्फा कणों को भी उत्सर्जित करता है, बीटा कण और साथ में गामा, इन तीनों के तीनों कणों को क्या करता है, उत्सर्जित काम करने का काम करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। और कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ अल्फा बीटा और गामा किरणों को उत्सर्जित करने के पश्चात एक भारी भारी है ना नाभिक वाले वस्तु जैसे आपके पास शीशा वगैरह में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट सवाल कि भाई वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर सेम है, उस आपको ताप पैमाने को क्या करना है, बताना है। तो मेरे दोस्तों, या तो आपको याद होनी चाहिए या ये मान लो याद नहीं है तो हम क्या करेंगे इस बीच बीच पर कि भाई हमको पता है कि भाई सेल्सियस जो ताप पैमाना होता है डिग्री सेल्सियस अपान 5 इक्वल होता है आपके पास डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस, यहाँ पर हम लिख देते हैं 32 अपान कितना के बराबर होता है, 9 के बराबर। अब हमने क्या किया, दोनों की वैल्यू को सेम मान लेते हैं। इसका मतलब डिग्री सेल्सियस इक्वल डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। और इन दोनों की वैल्यू को मेरे प्यारे दोस्तों मैंने x के बराबर क्या कर लिया, मान लिया। अब यदि मान लो मैं डिग्री सेल्सियस की वैल्यू x मान लूँ अपान 5 इक्वल डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू भी मैं x मान लूँ, तो x माइनस 32 अपान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 9 के बराबर। अब 9 का गुणा कर देंगे तो 9x हो जाएगा और 5 का गुणा उधर कर देंगे तो 5x माइनस का 32 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब 32 कहता हूँ, आपके पास ये गुणा होगा 5 गुणित 32 तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 160 के बराबर। क्लियर है? आगे जब हम बढ़ेंगे तो 5x को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो हम क्या करेंगे, 9x, ये 5x पॉजिटिव पक्षांतर करने पर किसमें आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, निगेटिव में। बराबर कितने के बराबर होगा, माइनस 160 के बराबर। अब 9x में से 5x को घटाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कितना बन जाएगा, 4x। और 4x की वैल्यू यदि मान लो 160 है तो मेरे प्यारे भाई 4 से काटेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 40। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों की वैल्यू कितने के बराबर होगा, तो हम कहेंगे भाई माइनस 40 डिग्री के बराबर होता है। तो यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। तारत्व जैसे कि हमको पता होना चाहिए कि भाई ध्वनि के 3 लक्षण होते हैं मेरे दोस्तों, याद रखना। यदि लक्षण की बात करें हम ध्वनि के भी, ठीक है, यदि मैं ध्वनि के मान लो लक्षण की बात करूं, लक्षण तो ध्वनि के मूल रूप से 3 लक्षण बताए गए हैं। एक होता है आपके पास तारत्व, याद रखना भाई, है ना, तारत्व जिसको हम पिच कहते हैं। एक होता है आपके पास प्रबलता होता है जिसको हम लाउडनेस कहते हैं। प्रबलता मतलब लाउडनेस, लाउडनेस। और एक होता है मेरे प्यारे भाई गुणवत्ता, गुणवत्ता जिसको हम क्वालिटी बोल देते हैं। ये ध्वनि के हमारे 3 मूल लक्षण में से एक है। क्लियर है? अब तारत्व क्या होता है भाई, पिच क्या होता है, तो किसी भी इंसान के आवाज, जैसे किसी के आवाज के मोटे या पतले होने का अंतर किससे स्पष्ट किया जाता है, तारत्व से। जैसे लड़कियों का आवाज पतला है ना, लड़कों का आवाज मोटा होता है, तो किससे निर्धारित करेंगे दोस्तों, तारत्व से। प्रबलता की बात करें तो भाई सिंपल सी बात है, जो धीमा बोलेगा उसकी कम प्रबलता रहेगा और जो थोड़ा ज्यादा चिल्लाकर बोलेगा तो उसकी प्रबलता हम ज्यादा कहेंगे। यदि मैं गुणवत्ता की बात करूं तो मान लो अचानक आपको शाहरुख खान फोन करके बोलेगा ही, तो आप समझ जाओगे ना कि भाई ये शाहरुख खान है। फोन में हम केवल आवाज के आधार पर किसी को पहचानने का जो गुण होता है मेरे भाई, वो किसके कारण होता है, तो ये होता है गुणवत्ता के कारण। अब यहाँ पर पूछा गया कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा याद रखना, जो तारत्व होता है वो मूलतः निर्भर करता है आवृत्ति पर। आवृत्ति बढ़ने पर तारत्व बढ़ता है और आवाज कैसा हो जाता है, पतला महसूस होता है। तारत्व कम होने पर आवृत्ति कम होता है और आवाज थोड़ा मोटा होने लगता है, जैसे लड़कों का आवाज। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पर आवृत्ति जो होगा ये तारत्व पर निर्भर करता है।
देखिएगा अगला सवाल, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती हैं। अब घरों में जो भी आपके पास टीवी को कंट्रोल करने के लिए जो हम रिमोट यूज करते हैं, उनसे एक किरणें उत्सर्जित होते हैं और वो किरणें होती है आपके पास, हमेशा याद रखना मेरे प्यारे भाई, अवरक्त जो किरणें होती है ये उत्सर्जित होने लगते हैं। क्लियर है भाई? आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? अब ध्वनि के चलने न चलने पर बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे आर्द्रता। आर्द्रता मतलब नम रात की अपेक्षा यदि मान लो आप दिन में चिल्लाओगे तो आपकी आवाज कम जाएगा, कम दूरी तक जाएगा, लेकिन आप मान लो आवाज रात में चिल्ला दिए तो आवाज बहुत दूर तक जाता है, तो कहीं ना कहीं आर्द्रता प्रभावित करता है, तो ये तो होगा नहीं। यदि घनत्व की बात करें तो भाई सिंपल सी बात है, कम घनत्व, जैसे हवा का घनत्व कम होता है, यदि उसके जगह मैं धातु की बात करूं, स्टील की बात करूं तो उसका घनत्व ज्यादा होता है। तो सिंपल सी बात है कि हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर होती है, जबकि स्टील में 5000 मीटर पर सेकंड होती है। तो घनत्व बढ़ने से है ना, ध्वनि के वेग में भी क्या होता है, बढ़ोतरी होने लगता है, तो ये भी नहीं होगा। तापमान की बात करें तो तापमान भी नहीं होगा आपका, क्यों भाई? क्योंकि तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने से यदि मैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो इससे प्लस माइनस 0.61 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ सकती है, या मान लो घटाने पर घट भी सकती है, तो ये भी प्रभावित करता है। यहाँ पर बोला गया प्रभावित नहीं करने वाले कारक, तो मेरे भाई क्या होता है, दाब। दाब बढ़ाओ या घटाओ, ध्वनि की चाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? देखिएगा अगला सवाल, ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हो सकती? बोला गया आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन और व्यतिकरण। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ध्वनि तरंगों में एक ही घटना नहीं पाई जाती, ध्रुवण। ध्रुवण का मतलब क्या होता है कि अवरोध के किनारों पर है ना ध्वनि तरंगों की मुड़ने की घटना, तो ये जो घटना है इसमें देखने को नहीं मिलता। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह में से परावर्तित होती है? बोला गया है। अब जितने भी आप मोबाइल में या जो भी आप सिग्नल वाले है ना, जो भी उपकरण इक्विपमेंट यूज करते हो, कहाँ से संचालित होता है? ऐसा कोई तो मंडल होगा जो सिग्नलों को ट्रांसफर करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। तो वो मंडल होता है दोस्तों हमारे पास वायुमंडल में मूल से कुछ मंडल है, जैसे आपके पास एक होता है क्षोभ मंडल जिसको बोलते हैं, है ना, क्षोभ मंडल, अंग्रेजी नाम याद रखना भाई, है ना, ट्रोपोस्फियर। जितने भी मौसमी घटनाएं होती है, चाहे बादल का गरजना हो, वर्षा हो, आंधी तूफान, बिजली का कड़कना हो, ये सब के सब कहाँ पर घटती है भाई, ये होती क्षोभ मंडल। दूसरा जो मंडल होता है मेरे दोस्त, ये आपके पास समताप मंडल होता है, इसको बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है? इस मंडल में हवाएं क्षैतिज चलने लगती है, तापमान स्थिर रहता है, इसी कारण से इस मंडल में एरोप्लेन जैसे आपके पास उड़ाने के लिए एकदम आदर्श दशा पाई जाती है। इसी के ऊपरी वाले पार्ट में एक और लेयर होता है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। क्लियर है? ओजोन लेयर के नाम से जाना जाता है ये लेयर, O3। और अभी पीछे पूछा गया था PSC में सवाल कि भाई ओजोन लेयर की मोटाई को नापा जाता है, तो आपको याद रखना है कि भाई डाप्सन जो इकाई होता है इससे नापते हैं। क्लियर है? अब हम जस्ट इसके ऊपर की बात करें तो ये मध्य मंडल होता है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं। इसके ऊपर जो मंडल होता है ये आयन मंडल कहलाता है दोस्तों, आयन मंडल। और आयन मंडल में पॉजिटिव और निगेटिव आयनों की प्रधानता होती है, और इन्हीं पॉजिटिव और निगेटिव आयन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान आपके सिग्नल ट्रांसफर होता है। तो कौन सा मंडल उत्तरदायी रहेगा मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे भाई आयन मंडल इसके लिए क्या रहेगा, उत्तरदायी रहेगा, और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा, बल गुणनफल है। अब सिंपल यहाँ पर बोल दिया कि भाई बल का परिभाषा ही बता दो, उसका सूत्र ही बता दो। तो सबको पता होगा मेरे प्यारे भाई कि बल बराबर क्या होता है भाई, तो द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणित क्या होता है, त्वरण होता है, पता है ना आपको। F इक्वल हम क्या लिख देते हैं, m। बल किस प्रकार की राशि मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ये सदिश राशि है, ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे भाई, तो सीजीएस मात्रक होता है डाइन होता है। और विमी सूत्र चौथा, ये सब के सब आपको पता होने चाहिए। विमी सूत्र तो क्या हो जाएगा भाई, तो मैंने कहा MLT-2 जो होता है इसका विमी सूत्र होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण जो होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट सवाल। पहियों में
बॉल बेयरिंग का काम क्या है? जो बॉल बेयरिंग लगा रहता है, गोल गोल सा छर्रा जिसको बोलते हैं, वो लगाने के पीछे का मेन कारण क्या होता है? तो मेरे दोस्तों, लुब्रिकेंट है ना, घर्षण को कम करने के लिए, ताकि पहिया बिना किसी पार्ट्स को घिसता ना चलते बल्कि स्मूथली क्या हो, रोटेट होते रहे, रोटेट होते, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? बॉल बेयरिंग। और बेयरिंग का काम क्या होता है? तो वही गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, या घर्षण को बढ़ाना, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बनाना, या मात्र सुविधा के लिए करते हैं। तो क्या होगा भाई? तो हम ये कहेंगे भाई ये गतिज घर्षण को किसमें कन्वर्ट कर देगा? तो भाई ये बेलन घर्षण में करता है। किसमें? बेलन घर्षण में। और बेलन घर्षण सबसे कम यदि घर्षण होता है तो बेलन घर्षण। यदि घर्षण की बात हो मेरे दोस्तों, तो एक चीज याद रखना, सबसे ज्यादा घर्षण होता है आपके पास स्थैतिक घर्षण, याद रखना, स्थैतिक घर्षण है ना। उसके बाद होता है आपके पास गतिज घर्षण, और सबसे कम यदि घर्षण पाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको याद रखना होगा बेलन घर्षण। क्लियर है? तो ये कुछ कुछ आपको चीज लिखा दे रहा हूं मैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत फैक्ट होने वाला है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई, देखिएगा नेक्स्ट सवाल, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अब आपको पता होगा कि रॉकेट के जो ईंधन होते हैं, जो भी आपके पास इस प्रकार से जो रॉकेट बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, उसके निचली वाले पार्ट जब इसका प्रक्षेपण किया जाता है तो तेजी से ईंधन क्या होता है? नीचे की ओर है ना फेंकाता है, और ये जो रॉकेट है ये ऊपर की ओर जाता है। तो यहाँ पर हम एक चीज तो देख लिए कि भाई प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया हुआ, और क्रिया प्रतिक्रिया बल का यदि कोई न्यूटन का नियम है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको याद रखना, न्यूटन का जो गति का जो तृतीय नियम है, ये नियम फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर आपके पास ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्य करता है बोला गया, किसके संबंधित है बोल देता तो दूसरा नियम होता, और किसके तुल्य है बोला जाए तो हमेशा याद रखना थर्ड नियम के। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, याद रखना। मैंने ये कहा कि भाई न्यूटन की गति का जैसे रॉकेट जो है, रॉकेट किस नियम के से संबंधित है बोल दिया गया जाए, तो रॉकेट किस नियम से संबंधित रहेगा भाई? संबंध बोला जाए तो मेरे प्यारे भाई हमेशा द्वितीय नियम को मानना, और यदि मान लो किसके तुल्य है, किसके समान है बोल दिया जाए, तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम को मानना। क्लियर है? कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं पालना है भाई। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट सवाल, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है बोला गया। अब न्यूटन के गति के नियम को किस नियम के नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा याद रखना, इसको जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। और जड़त्व में कौन कौन से नियम को शामिल करते हैं? तो याद रखना, विराम के जड़त्व और गति के जड़त्व, इन दोनों को शामिल करते हैं। और तीसरा जड़त्व भी होता है, दिशा का जड़त्व, लेकिन दिशा के जड़त्व को शामिल नहीं करते। याद रखना, न्यूटन के जो पहला नियम है इसको जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, जड़त्व का नियम, इसी को गैलीलियो के नियम के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नियम के नाम से जानते हैं भाई? आपको और याद रहना चाहिए, गैलीलियो के नियम कहते हैं। गैलीलियो के नियम के नाम से भी इसको क्या किया जाता है? जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? कल के क्लास में बताया था कि भाई अदिश क्या होता है, आज बता रहा हूं भाई सदिश। सदिश ऐसे राशियों को बोला जाता है जिन पर डायरेक्ट दिशा का प्रभाव पड़ता है, दिशा के चेंज होने से उसके परिमाण में भी चेंज हो जाए, वो होता है आपके पास सदिश। जैसे बल, अब बल वैसे ऐसे बैठ कर तो लगाएगा नहीं, बल लगाने के लिए पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन को आप टारगेट करके ही बल लगा पाते हैं, तो ये क्या है? सदिश राशि है। तो बोला गया कि कौन सी सदिश राशि है? बोला गया समय। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यदि मैं घड़ी को चाहे उत्तर दिशा में रख दूं, पूर्व दिशा, दक्षिण, पश्चिम, सभी दिशा में रख दूं, तो उसके चलने के स्पीड में कोई चेंजेस आएगा क्या? कोई चेंजेस नहीं, मतलब दिशा से अपरिभावित है, मतलब ये सदिश राशि नहीं है। यदि हम बात करें चाल, चाल की बात करें दोस्तों, तो चाल भी दिशा से चेंजेस नहीं होता है ना, चाल पर दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि मान लो मैं 32 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा हूँ, तो 32 किलोमीटर की स्पीड से चलूंगा, चाहे पूर्व में चलना हो, दक्षिण, मतलब मेरी स्पीड पर दिशा का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये भी आपके पास सदिश नहीं होगा। यदि मैं बात करूं दूरी की, भाई आपके पास जो दूरी है वो दिशा से थोड़ी बनता है, वो तो एक डायरेक्शन है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यदि मैं विस्थापन की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो विस्थापन बिना डायरेक्शन की नहीं होगा, क्योंकि विस्थापन का कॉन्सेप्ट है क्या है? एक ही दिशा में चली गई दूरी, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? विस्थापन बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, मतलब ये पर्टिकुलर दिशा में ही चलेगा, और दिशा में चलने से प्रभावित होता है, इसलिए हमारा सदिश राशि क्या हो जाएगा दोस्तों? विस्थापन जो होगा ये हमारा सदिश राशि है। क्लियर है भाई? आगे देखते हैं, वॉशिंग मशीन या प्रक्षालन मशीन का कार्य सिद्धांत है। अब भाई हमारे पास दो बल काम करता है,
एक अपकेंद्री बल होता है और एक होता है अभिकेंद्री बल, है ना। जैसे हमने देखें कि मौत के कुआं में जो बाइक रेसर जो चालक होते हैं वो भूई भूई करके, है ना, ऐसे गोल गोल राउंड घुमा लेते हैं, तो किसके बल के कारण ऐसा पॉसिबल हो पाता है? अभिकेंद्री बल के कारण, है ना। यदि हम मान लो मोड़ पर साइकिल को ऐसा मोड़ कर या बाइक को मोड़ कर ऐसा झुक कर चलाते हैं तो ये भी किसके कारण पॉसिबल होता है? अभिकेंद्री बल के कारण, है ना। लेकिन वॉशिंग मशीन, क्रीम निकालने की मशीन हो गया, जैसे हेयर ड्रायर हो गया, इन सब में अभिकेंद्री बल की जगह अपकेंद्री बल काम करता है। मतलब ये किसी वस्तु को अंदर की ओर नहीं बल्कि बाहर धकेलने की कोशिश करता है। तो वॉशिंग मशीन सेम उसी सिद्धांत पर काम करता है। तो मेरे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपकेंद्र बल या अपकेंद्री बल जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है भाई? आगे देखते हैं। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। अब जो भी आपके पास भूस्थायी उपग्रह होते हैं, और भूस्थायी उपग्रह याद रखना, भूस्थायी उपग्रह की यदि हम बात करें तो एक निश्चित ऊंचाई पर स्थापित की जाती है, याद रखना। ये हमने लगा दी जियो सैटेलाइट भाई, ठीक है। इस प्रकार से जिस कक्षा में स्थापित किया जाता है इसको पार्किंग कक्षा के नाम से जानते हैं, याद रखना। किस कक्षा के नाम से जानते हैं भाई? पहले तो जान लो क्या होता है। पार्किंग कक्षा के नाम से जानते हैं, ठीक है। पार्किंग कक्ष कहते हैं इसको। जिस कक्षा में स्थापित किया जाएगा उसको पार्किंग कक्षा कहते हैं, है ना। पृथ्वी के सतह से इसकी यदि दूरी की बात करें तो हमेशा याद रखना मेरे दोस्तों, ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। इतने किलोमीटर होता है 36,000 किलोमीटर। और पृथ्वी के केंद्र से यदि हम बात करें तब तो 42,000 किलोमीटर तक होता है ना, यदि लंबाई पूछा जाए तो। और इसके जो परिक्रमण काल होता है, जैसे जैसे पृथ्वी चक्कर लगाएगी पृथ्वी के परिक्रमण के समान भी इसकी परिक्रमण होती है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर, अब पृथ्वी में दो प्रकार की गति देखने को मिलता है। जैसे आपके पास लट्टू हुआ करता था बचपन में, जिसको आजकल फेंक कर भौरा बोलते थे, है ना। फेंकते थे, वो घूमता था और एक चक्कर भी लगाता था। मतलब खुद तो घूमता था, साथ में एक चक्कर भी लगाता था। उसी प्रकार पृथ्वी जो है मेरे प्यारे दोस्तों, सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष में तो खुद घूमता ही है ऐसे, है ना। और घूमते हुए साथ में वो सूर्य के भी चक्कर लगाता है। तो खुद के अक्ष में घूमने को इसको घूर्णन गति कहते हैं, याद रखना। और यदि पृथ्वी के चक्कर लगाए तो उसको परिक्रमण गति कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति, पृथ्वी का एक घूर्णन 24 घंटे का होता है, जिसके कारण दिन रात होता है। और परिक्रमण गति के कारण मौसम में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो यदि 24 घंटा में एक चक्कर लगाता है तो ये जो जियो सैटेलाइट है आपके पास तुल्यकालिक उपग्रह, ये भी 24 घंटे में पृथ्वी के एक चक्कर लगा लेता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो सी होगा भाई, ये क्या हो गया यहाँ पर? राइट आंसर हो गया। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। पार्सेक मात्रक है बोला गया है मेरे प्यारे दोस्तों। पार्सेक जो होता है या दूरी या लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है ना। एक वर्ष में सूर्य और पृथ्वी, या हम ये बोल सकते हैं पार्सेक मतलब क्या होता है? सूर्य द्वारा पृथ्वी पर 1 सेकंड में बनाया गया जो कोण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्सेक के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। पार्सेक कहते हैं। तो ये किसका मात्रक है मेरे प्यारे दोस्तों? तो भाई ये दूरी का मात्रक होता है, आपको पता होना चाहिए। और मैं कल बताया था कि भाई एक पार्सेक में कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर होता है, बताया था, है ना भाई। कितना होता है? 1.36 लाइट ईयर के बराबर होता है। ये भी डाटा आपको पता होनी चाहिए। देखिए भाई अगला सवाल, वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? अब वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, बार, नाट, जूल और ओम। तो वैसे तो आप जनरली, है ना, दाब मापक के रूप में हम पास्कल का यूज करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 पास्कल में कितना होता है। तो मैं कहूंगा कि भाई 1 पास्कल में होता है 10 की पावर 5 बार के बराबर होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दाब को मापने के लिए बार का भी यूज किया जाता है, पास्कल का उपयोग किया जाता है, और एक चीज और याद रखना, टार का भी यूज किया जाता है ना। पास्कल, बार और टार, है ना, ये सब के सब दाब मापिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और दाब मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक्सरे की खोज किसने की? अब एक्सरे आप जानते हो, जब, है ना, हड्डी वड्डी में चोट वोट लग जाता है, फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, तो हम एक्सरे कराते हैं, जो हड्डियों का आंतरिक प्रतिबिंबों का क्या करता है? निर्माण करके देता है। क्लियर है भाई? तो इसके जो खोज किए थे किसने किया था भाई? आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, रोएंटजन ने ना, है ना, एक्सरे किरणों की खोज की थी। क्लियर है? आगे बात करते हैं। देखिएगा अगला सवाल कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? आपके पास 4 इकाई दिया गया है लंबाई की, जो अलग अलग माप, अलग अलग डायमीटर के है, तो उसके हिसाब से बताना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, माइक्रोन जो होता है ना,
एक तो mm के बाद मिलीमीटर आता है ना, मिलीमीटर के बाद आपके पास आता है माइक्रोमीटर। तो आपको पता होना चाहिए जैसे mm होता है, 1 mm में होता है 10⁻³ मीटर के बराबर। उसी के बाद यदि माइक्रोमीटर की बात करूं, माइक्रोमीटर की बात करें तो ये होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। यदि हम बात करें नैनोमीटर की, नैनोमीटर तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻9 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। यदि मैं एंगस्ट्रॉन की बात करूं तो एंगस्ट्रॉन में होता है 10 की पावर है ना -10 एंगस्ट्रॉन की या मीटर के बराबर होता है, क्लियर है। और एक होता है आपके पास फर्मी, और एक फर्मी में होता है मेरे प्यारे दोस्तों 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होता है। तो सबसे छोटी इकाई किसकी है, फर्मी का होता है ना। जितने भी नाभिक का जो आकार होता है, नाभिक का आकार किस परास का होता है मेरे प्यारे दोस्तों, फर्मी परास का होता है। यदि मैं बात करूं परमाणु किस परास का होता है, तो परमाणु जो होता है एंगस्ट्रॉन परास का होता है। और अणु किस प्रकार का परास का होता है, तो हम कहेंगे भाई नैनोमीटर। तो ये डाटा भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्मी जो होगा मेरे भाई, ये आपका क्या हो गया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखते हैं अगला सवाल। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। एनीमोमीटर है ना, ये वायु दाब है ना, या पवन वेग को मापने की इकाई को क्या बोलते हैं भाई हम, तो हम पवन वेग की जो आपके पास मापने के लिए किसका यूज करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम कहेंगे भाई एनीमोमीटर का यूज करते हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों दूध के घनत्व को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, लैक्टोमीटर। बैरोमीटर तो जानते हो क्या होता है, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, इन सब के बारे में आपको पता है कि भाई आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, लैक्टोमीटर जो होगा ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये रहा आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अतिरिक्त जैसा पैटर्न दिया जाता है एग्जाम में, वैसे भी पैटर्न मैं लाने वाला हूँ जल्द है। क्लियर है दोस्तों, धन्यवाद।